स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर क्रीमी लेयर है और क्रीमी लेयर 8 लाख का एक क्राइटेरिया है, इनकम क्राइटेरिया। जिनकी इनकम 8 लाख के ऊपर है और वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, जिनकी इनकम 8 लाख से कम है वो क्रीमी लेयर में नहीं रहेंगे। ऐसा हम सब आमतौर पर जानते हैं, लेकिन जब आप इसकी गहराई में उतरेंगे आपको समझ में आएगा इतना भी आसान नहीं है। 2-3 मेजर चीजें हुई जो इस दौरान हम बात करेंगे, पूरी बात करेंगे, मंडल कमीशन से शुरू करके बात करेंगे, जो इस दौरान देखी गई। कुछ डोमिनेंट कम्युनिटीज हैं जो फायदा उठा रही हैं क्रीमी लेयर का, तो पहली बात ये कि जब हम रिजर्वेशन को एक न्याय के टूल की तरह देखते हैं कि भाई इससे जस्टिस डिलीवर होगा, इक्वालिटी, समता आएगी लोगों में, तो हम इसको देखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से एक क्रीमी लेयर के अंदर एक सब कैटेगराइजेशन की बात चल रही है कि हमें उसको भी कैटेगराइज करना चाहिए। कुछ लोग इसका बार बार फायदा उठा रहे हैं और हम ये भी देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओबीसी होने के बावजूद इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो किस तरीके से उनको भी ये अधिकार दिलवाया जाए रिजर्वेशन का, तो बात करते हैं इस पर। रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जैसे एक तलवार की 2 धार, जब गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो उसका नुकसान है, और अगर सही तरीके से सही जगह पर इंप्लीमेंट किया जाए तो उसका उतना ही फायदा भी है। सो गवर्नमेंट इज गोइंग टू कट डाउन ओबीसी रिजर्वेशन। सवाल यह है कि यह कट डाउन किस प्रकार का है, इससे क्या फायदा होगा लोगों को। कोटा रीबैलेंस स्टोरी। रीबैलेंस का मतलब यह है कि अब हम चाहते हैं कि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले जिनको जो डिजर्व करते हैं, लेकिन इसके पीछे पॉलिटिकल एंगल, जैसे ही आप देखोगे रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन आते ही पॉलिटिकल एंगल आ जाता है। जिस तरीके से काका केलकर कमेटी, उसके बाद से बीपी मंडल कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी, और मंडल कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी कि भाई SC ST को ओरिजिनल संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान था, लेकिन उसके बाद से आर्टिकल 340 के तहत प्रेसिडेंट को यह पावर है सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं, उनको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो देखा गया भाई बीपी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को कौन इंप्लीमेंट करता है, इस पे भी बहुत सारी सियासत हुई, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुआ, बट उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया कि ठीक है भाई, हम एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के तहत इसको इंप्लीमेंट किया गया। और अदर बैकवर्ड कास्ट, क्योंकि इनके सामने भी एक प्रश्न था बीपी मंडल जी के सामने, जिसको कहते हैं पहले हुआ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मंडल कमीशन, नाउ मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया। इनके सामने मुद्दा यह था कि ये बैकवर्ड क्लासेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। बैकवर्ड क्लासेस को उन्होंने कहा कि देखते हैं, सबसे एक मेजर मुद्दा है इंडिया में कास्ट, तो उन्होंने कास्ट बिकेम द क्राइटेरिया, कास्ट एक क्राइटेरिया बन गई, जिसके तहत उन्होंने एक सैंपल निकाला कि भाई इतने लोग की फैमिली के बारे में हम पता करेंगे, अगर वो लोग पिछड़े हुए हैं, 10 में से 4 का सैंपल हमने देखा, तो उस कास्ट को हम डिक्लेयर कर देंगे अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। तो रिजर्वेशन 27% का मिलता है और उस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है कि जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, इक्विवेलेंसी पे होंगी चीजें। यही चीज आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी में, जो एरिस्टोटल का एक सिद्धांत है, अनइक्वल्स कांट बी ट्रीटेड इक्वली, उसमें भी आता है कि जो लोग पहले से थोड़े पिछड़े हैं, जिस प्रकार से SC ST को रिजर्वेशन दिया गया, उसी तरीके से हम अदर बैकवर्ड कास्ट को भी रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस बेसिकली, तो हम कास्ट को भी रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। 2006 में हमने देखा कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, IITs, IIMs, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में भी मिलने लगा ये 2006 में। 1993 में हमने देखा कि जॉब्स में भी था। तो हमारी एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी लॉयर थी इंदिरा शॉनी केस होता है और सुप्रीम कोर्ट के सामने कहती है कि भाई ये रिजर्वेशन जो है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। तो आफ्टर लॉट ऑफ डिबेट्स एंड डेलिब्रेशंस जो निकल के एक चीज आती है इंदिरा शॉनी केस से, वो ये आती है कि भाई पूरी की पूरी कास्ट पिछड़ी हुई है, ये कहना गलत होगा, हमें एक क्रीमी लेयर बनानी चाहिए इसमें। तो
एक फेयर सिस्टम रखने के लिए उसमें क्रीमी लेयर कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि कास्ट एक क्राइटेरिया रखते हैं, उसके साथ साथ इनकम को भी एक क्राइटेरिया बनाया जाए कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट में कुछ लोग होंगे जो ज्यादा इनकम कमा रहे होंगे, तो उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। जो लोग कम इनकम कमा रहे हैं उनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो क्रीमी लेयर का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है उस समय और ये सिस्टम फेयर बन जाता है सबके लिए। वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1993 और उस समय ये स्टार्ट हुई थी सीलिंग 1 लाख रुपए से कि अगर 1 लाख से इनकम ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में है, कम है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जाकर के ये इनकम जो है 8 लाख रुपीज पर ईयर हो गई। अब देखो जो ओबीसी लिस्ट आती है स्टेट की अलग आती है और सेंटर की अलग लिस्ट आती है। तो स्टेट की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा रिजर्वेशन पे डिपेंड करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो सरकार बनती है वहां पे वो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दे देती है कि चलो भाई आप ओबीसी स्टेट लिस्ट में हो। लेकिन जो सेंटर की लिस्ट है उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं है। इसके लिए मूवमेंट चलती है और बहुत सारी कम्युनिटीज चाहती हैं कि वो भी ओबीसी सेंटर लिस्ट का हिस्सा बने। आप देखेंगे मराठास, आप देखेंगे पाटीदार्स, आप देखेंगे जाट्स, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी ओबीसी लिस्ट का हिस्सा बनाया जाए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए अदर बैकवर्ड कास्ट का। कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है रिजर्वेशन का, लेकिन उसमें क्या होता है कि ये रूल जो है बहुत वीक था और इसमें लूप होल्स थे। लूप होल क्या था कि एक वेल्दी ओबीसी प्रोफेशनल, इवन द चिल्ड्रन ऑफ आईएएस ऑफिसर स्टिल गॉट कोटाज, उनको कोटा मिल जा रहा था ओबीसी का कोटा, और वो बार बार उसका बेनिफिट लेते जा रहे थे। क्योंकि आप समझिए जब 27% का रिजर्वेशन है, कोटा है, तो उस कोटा में अगर पर्टिकुलर कम्युनिटीज बार बार लेते जाएंगे तो वो एजुकेशनली एडवांस हो रहे हैं, इकोनॉमिकली एडवांस हो रहे हैं, तो उनकी ग्रूमिंग बेटर हो रही है, तो वो कंपटीशन में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो जॉब का हो चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का हो। समझ रहे बात को? तो ये देखा गया कि जो लोग इसका फायदा उठा चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं इकोनॉमिकली, तो उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। तो जो पुअर ओबीसी है, पुअर ओबीसी फैमिलीज इन रूरल बेल्ट्स हु जेन्युइनली नीड सपोर्ट ऑफन गेट नथिंग, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा था, उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो ये मुद्दा बार बार डिस्कशन में रहा। इसलिए एक रोहिणी कमीशन का गठन होता है 2017 में। रोहिणी कमीशन गवर्नमेंट सेटअप करती है, जस्टिस जी रोहिणी, ठीक है, कि आप इस बात की स्टडी कीजिए, जरा इस बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि 2013 से लेकर 2018 का पूरा डेटा उठाइए, फाइल को एनालाइज कीजिए, कितनी कम्युनिटीज को इसका फायदा मिला नहीं मिला, इस बात में कितनी सच्चाई है, ताकि उसके हिसाब से सरकार एक इक्विवेलेंस, क्रीमी लेयर के साथ एक वर्ड और आएगा इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब है कि हम एक ऐसा मानदंड रख पाए जिसके थ्रू अक्रॉस द सेक्टर्स, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, वहां पर हम समझ पाए कि कौन सा ओबीसी क्रीमी लेयर में है, कौन सा ओबीसी क्रीमी लेयर में नहीं है। तो इनकी रिपोर्ट आती है, स्टडी करते हैं पूरा डेटा 2014 से लेकर 2018 तक। तो क्या मिलता है जरा ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना, ठीक है। जस्टिस जी रोहिणी की रिपोर्ट के तहत आप देखेंगे कि 40 ओबीसी कास्ट, लगभग हमारे देश में 5 से 6 हजार ओबीसी कास्ट हैं, ठीक है। उसमें से 40 ओबीसी कास्ट ऐसे हैं जिनको जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लेस देन 1%। 4000 से 5000 ओबीसी हैं, उसमें से 40 ओबीसी कास्ट ऐसे हैं दे कॉर्नर्ड 50% ऑफ द बेनिफिट्स, जिनको 50% से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। 50% लाभ उन्होंने उठाया 27% रिजर्वेशन का। और 20% ओबीसी कास्ट ऐसे हैं, 20%, एग्जैक्ट नंबर 983 एंट्रीज ऐसी हैं उन कास्ट की जिन्होंने शून्य बेनिफिट उठाया, दे गॉट 0 बेनिफिट। और वो पुअर भी हैं, वो डिजर्विंग भी हैं, बट उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। 994 ग्रुप्स ऐसे थे जिनको केवल 2.6% का शेयर मिलता है इस बेनिफिट में। यानी कि ओबीसी के अंदर भी कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, किसी को ज्यादा मोर प्रोटेक्शन, जिस प्रिंसिपल पर ओबीसी बनाया गया था उसी प्रिंसिपल पर आज हमें इसके अंदर एक लेयर लगाने की जरूरत है। जो क्रीमी लेयर लगाई गई थी उसके अंदर लूप होल्स हैं जिसकी वजह से सबको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। आईआईटी में जब एडमिशंस की बात करेंगे 13,000 ओबीसी स्टूडेंट्स एंटर्ड, बट मोस्ट वर फ्रॉम फ्यू डोमिनेंट ग्रुप्स। क्योंकि कास्ट एक क्राइटेरिया बीपी मंडल जी ने निकाला था, तो बार बार जब उस यार्डस्टिक पे देखा जा रहा था तो कुछ डोमिनेंट ग्रुप्स हैं जो इसका बार बार फायदा उठा रहे हैं। आईआईएम्स में 3,000 ओबीसी
स्टूडेंट्स एडमिट हुए, अगेन स्क्यूड टुवर्ड्स सेलेक्टेड फ्यू कास्ट। तो कुछ मामला रिजर्वेशन का ऐसा बन गया जैसे कि लॉटरी जीतना तय है कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट लॉटरी जीतेंगे, बाकी सब लोग टिकट लेके लाइन में खड़े रहेंगे। वो हर बार टिकट लेंगे, उनको लगता है कि टिकट हमारे पास भी इक्वल चांस है लॉटरी जीतने का, रिजर्वेशन का। लेकिन कुछ पर्टिकुलर डोमिनेंट कास्ट है जो बार बार इसका फायदा उठा रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट को क्या चेंज करने की जरूरत है और गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रही और अभी ये मुद्दा कहां जा रहा है, ये समझते हैं। Forward OBC castes have become dominant. Forward OBC castes have become dominant, affluent हो चुके हैं वो लोग, और most backward classes are invisible. वो ना फायदा उठा पा रहे हैं, ना इस मुद्दे पे बात कर पा रहे हैं। अब आप समझो, जो इक्विवेलेंस का प्रिंसिपल है वो क्या है? वो ये है प्रिंसिपल जिसकी बात चल रही है अभी। ये चल रही है कि हम अब क्या करेंगे, सेंटर, स्टेट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो PSUs, जो वो कंपनीज हैं, यूनिवर्सिटीज, इन सब में एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया बनाते हैं। क्योंकि स्टेट का अलग है क्राइटेरिया, सेंटर का अलग है, जिसकी वजह से दोनों की लिस्ट में भी डिफरेंस है। कई बार जो कास्ट सर्टिफिकेट दिए गए हैं DOPT में, आप जानते होंगे 100 से ज़्यादा ऐसे हमारे सेलेक्टेड UPSC कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू के बाद अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने गए तो उनको कहा गया कि आपका ये जो OBC सर्टिफिकेट है सर, मैम, ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि स्टेट का अलग क्राइटेरिया था, सेंटर का अलग क्राइटेरिया है उस क्रीमी लेयर को नापने का। तो एक इक्विवेलेंसी प्रिंसिपल के तहत सबको हम इनकम के हिसाब से, उनके लेवल, एक होता है लेवल 10, जैसे यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, जो बात कही गई है वो ये कही गई कि लेवल 10 के ऊपर जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनको हम कहेंगे कि आपके बेटे को, आपकी बेटी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा OBC का। तो लेवल 10 के ऊपर जो भी हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं, OBC का सीधा सीधा रूल आउट कर दिया जाएगा उनको। उसी तरीके से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में भी एक स्ट्रक्चर निकालेंगे लोग, इस लेवल के ऊपर अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपके बच्चे को नहीं मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं या सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, तो आपके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आपके बच्चे को, आई एम टेलिंग यू, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इनकम क्राइटेरिया अभी भी कुछ लोग 8 लाख कह रहे हैं, या शायद उसको रिवाइज करके और बढ़ाया जाए, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिसकी इनकम 8 लाख से कम है उसको हम डेफिनेटली रखेंगे OBC कैटेगरी में। पॉलिटिकल प्रेशर आप देखोगे बिहार में क्या है, स्टेट्स लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश, वहां पर स्मॉल OBC ग्रुप्स हैं, वो चाह रहे हैं कि हमें भी रिजर्वेशन मिले। एक तरफ डिमांड बढ़ती जा रही है कि OBC कम्युनिटी का पार्ट बनना है ताकि रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले, लेकिन जो बेनिफिट मिल रहा है उसके अंदर भी सही से क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। Why should the same few communities eat up the quota every year? तो हम जब हमें बेनिफिट ही नहीं मिल पा रहा है तो फायदा क्या हुआ? OBC 27% रिजर्वेशन का एक पॉलिटिकल प्रेशर नजर आता है। क्रीमी लेयर, आज एक डॉक्टर का बेटा और एक किसान का बेटा दोनों सेम कैटेगरी में होने की वजह से कंपीट कर रहे हैं 27% पूल के लिए। क्या ये सही है? क्या ये कंपटीशन इक्वल कंपटीशन है? आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। एक डॉक्टर का बेटा OBC होने की वजह से और एक फार्मर का बेटा, वो भी OBC है, और दोनों कंपीट करते हैं एक किसी एग्जाम के लिए, कौन किसको एडवांटेज मिलेगा? क्या ये सिस्टम फेयर है रिजर्वेशन का? गवर्नमेंट चाहती है एक इक्विवेलेंसी लाना, इक्विवेलेंसी, ताकि और हम स्ट्रिक्ट कर सके क्रीमी लेयर को। क्रीमी लेयर का जो प्रावधान था 1993 से निकल के आता है, मे बी रेजिंग द सीलिंग, ताकि हम इनकम की सीलिंग को और बढ़ा दें 16 लाख के ऊपर जिसकी भी इनकम है। एग्रीकल्चरल इनकम को हटा करके मैं ये इनकम बता रहा हूं आपको। सो वेल्दियर OBCs आर फिल्टर्ड आउट। फिल्टर लगाने का मतलब यह है कि जो लोग लाइन में बहुत दूर तक खड़े हैं उनको फायदा मिल पाए, ना कि जो वहां तक पहुंच पा रहे हैं बस उन्हीं को फायदा मिले। पॉलिटिक्स ऑफ डिले, जरा ये देखिए, बिहार इलेक्शन थे 2020 में, बीजेपी अवॉइडेड अनाउंसिंग रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाए उन्होंने रिजर्वेशन से रिलेटेड? क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, यहां से पूरी पॉलिटिकल इक्वेशन उनकी बिगड़ सकती थी। तो पावरफुल OBC ग्रुप्स लाइक यादव्स, उनके ऊपर अगर कोई भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट वो इंप्लीमेंट करेंगे या इक्विवेलेंसी प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करेंगे तो पॉलिटिक्स पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है रिजर्वेशन का।
द कमीशन हैज बीन गिवन 9 एक्सटेंशन सिंस 2017। बार बार कमीशन को हम एक्सटेंशन देते जा रहे हैं। अब ये टाइम आ चुका है कि इस इक्विवेलेंसी प्रिंसिपल पे सारी मिनिस्ट्रीज के साथ भी बातचीत की जा चुकी है कि कैसे यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, हर तरफ एक फेयर सिस्टम क्रिएट किया जाए। तो ये पॉलिटिकल डायनामाइट की तरह है, जब फटेगा हर तरफ इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा और पॉलिटिकली एक्सप्लोजिव और सेंसिटिव है मैटर। रोहिणी कमीशन सेट टू गेट नॉड फॉर इट्स 9th एक्सटेंशन। तो इस एक्सटेंशन से फायदा क्या हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। व्हाट कुड हैपन? तो सरकार का यह मानना है, सरकार ऐसे कह रही है कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी भी हम कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं जिसका रिजर्वेशन किस तरीके से मिल सकता है। जैसे क्रीमी लेयर एक कैटेगरी का लेयर बनाया गया है, और भी हम सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ब्रेकिंग डाउन 27% कोटा इनटू स्मॉलर सब ग्रुप्स, थोड़े अलग अलग स्मॉल ग्रुप्स में हम डिवाइड कर लें इसको। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि अलग अलग ग्रुप किस तरीके से रोहिणी कमीशन की रिकमेंडेशन में आते हैं। स्ट्रिक्टर क्रीमी लेयर रूल्स, क्रीमी लेयर रूल को बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना, कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना इसमें, कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हो तो भी आपके लिए इम्प्लीमेंटेबल है। अगर आप पूछोगे ये इंप्लीमेंट होता है तो उसमें फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा गरीबों को होगा, फ़ायदा उस सच में पिछड़े वर्ग को होगा जिसको ज़रूरत है। लेकिन नुकसान किसका होगा? नुकसान उन यूनिवर्सिटी के टीचर्स के बच्चों का होगा जो ऑलरेडी प्रोफेसर्स हैं, उनके बच्चों को अब इसका बेनिफिट मिलना ओबीसी का, कहते हैं, रूल आउट हो जाएगा पूरी तरीके से। प्रायोरिटाइजिंग मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, ये हमारी प्रायोरिटी है। जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट में भी हमने अभी क्या कहा कि कुछ डोमिनेंट कास्ट ऐसी हैं शेड्यूल SC ST में जो बार बार इसका फायदा उठा रही हैं, तो वहां पर भी हमने क्रीमी लेयर के कंसेप्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। उसी तरीके से हम यहां पर भी इसको थरोली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं सब कैटेगराइजेशन के थ्रू, सो उसका बेनिफिट सही से सब लोग को मिल पाए। एक बड़ा सवाल यह है व्हाट वाज रिजर्वेशन मेंट फॉर? रिजर्वेशन का क्या मायने था? रिजर्वेशन एक टूल है जिससे इक्वालिटी आएगी, समता आएगी हमारे देश में, हमारे समाज में। इसके थ्रू हम एजुकेशन, इसके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट, इवन एम्प्लॉयमेंट के अंदर प्रमोशन में भी हमने रिजर्वेशन लाया। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और अ परमानेंट पास फॉर अ फ्यू कम्युनिटीज, एक VIP पास ना बन जाए। ये है हमारा सोचना कि ये किसी भी प्रकार से VIP पास का मतलब ये है कि कुछ डोमिनेंट कास्ट या कम्युनिटीज के लिए VIP पास ना बन जाए। जो भी बैकवर्ड तबके के लोग हैं उनको मौका मिले आगे आके बढ़ने के लिए। सबसे अच्छा सोल्यूशन तो ये है कि जो लोग इसका फ़ायदा उठा के एजुकेशनली, इकोनॉमिकली सही हो चुके हैं, उन्हें गिव अप कर देना चाहिए। और ऐसे बहुत लोग हैं भी जो सोसाइटी में इसको गिव अप कर रहे हैं। लेकिन सरकारी नौकरी की जब बात आती है, जब UPSC जैसे एग्ज़ाम की बात आती है, आपके स्टेट PCS की बात आती है, तो बहुत सारे लोग जो हैं इसका गलत तरीके से भी फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। इफ वी वांट एवरीवन टू रीच द फिनिश लाइन इक्वालिटी के साथ, वी मस्ट मेक द स्टार्टिंग लाइन इक्वल। तो वो स्टार्टिंग लाइन अभी भी इक्वल नहीं हो पाई है। इतने साल हो गए आज़ादी के, इतने साल हो गए रिजर्वेशन सिस्टम के। इस रिजर्वेशन सिस्टम को एक रिफॉर्म की जरूरत है। आप मुझे अपनी सजेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक सवाल है आपके लिए, मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यू कैन पॉज द वीडियो हियर, और जिसका भी आंसर करेक्ट होगा, आई लाइक दैट कमेंट। ऑल द स्टूडेंट्स जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, UPSC IAS की, आपके लिए GS फाउंडेशन P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रतिज्ञा बैच, अगस्त बैच ये लॉन्च हो रहा है 22 अगस्त से। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यूज़ कीजिए कोड ART लाइव कोड यूज़ कीजिए। बहुत मिनिमल प्राइस पे ये कोर्स है आपके लिए, आप एक्सेस कर सकते हो। आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे रीच आउट भी कर सकते हो 7303212303 पे। अपनी सजेशन ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।